दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मित्रों, भाई बहनों, आप सभी से निवेदन है इस कहानी को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में महात्मा बुद्ध के 12 ऐसे उपदेश जानेंगे जिससे हम यह जानेंगे कि कम उम्र में बुढ़ापा क्यों आता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, महात्मा बुद्ध एक राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। उन्हें सब पता था हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे दिनचर्या अपनाना चाहिए। दोस्तों आज हम इस कहानी में महात्मा बुद्ध के वो 12 इम्पोर्टेंट नियम यानी कि उनके जीवन का पूरा सार हम इस कहानी में समझेंगे। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस कहानी को ध्यान से सुने और उन 12 बातों को सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए और आप यकीन कीजिए आपको कोई बीमारी और बुढ़ापा छू भी नहीं पाएगा। उन 12 नियमों को आपने फॉलो किया तो आज हमें समझ में आया है 10 सालों से ये 12 नियम कितने लाजवाब है। इसलिए इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने ये 12 उपदेश दिए थे, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपका इस भविकल चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों एक समय की बात है, एक राजा थे। वह राजा बहुत ही दयावान, बहुत ही दयालु और एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी 2 रानियां थी। दोनों रानियां राजा के स्वभाव पर गई थी। वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक थी। तो राजा इतने न्यायप्रिय थे कि उनकी प्रजा कभी दुख का सामना नहीं करती, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम राजा के खान पान का ध्यान रखोगे, मतलब सबको एक एक जिम्मेदारी सौंप दी गई थी और उनका इतना सख्त हिदायत था, कोई भी अपने काम पर लापरवाही पाए जाने पर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इसलिए उनकी सभा में और मंत्रिमंडल में जो लोग थे बहुत ही ईमानदारी से काम करते थे और राजा कभी भी जब न्याय करना होता था तो उनकी सभा में कभी भी जल्दी न्याय नहीं करते थे। वह राजा एक एक बात सुनते थे, समझते थे, विचारते थे, फिर न्याय करते थे। इस तरह से राजा की जो प्रजा थी, पूरे राज्य में सब खुशी थी। जब राजा का एक फरमान यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी, पूरे राज्य के जितने भी लोग हैं उन्हें उस सभा में बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा किसके घर कितना अनाज हो रहा है। जिसके घर खाने को नहीं उसको खाना दिया जाता, ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। तो उसकी प्रजा एकदम खुशी से चल रही थी। तो राज्य में एक ऐसी ही सभा चल रही थी जिसमें एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान करें। महाराज बोलते हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है। किसान कहता है, महाराज मेरे 2 बेटे हैं, अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है, अभी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 25 से 26 साल है, लेकिन वह देखने में ऐसा लगता है कि उसकी उम्र 60 साल है। बाल झड़ते जा रहे हैं, पेट निकलता जा रहा है, बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता। हमने अपने हिसाब से इधर उधर से दवाइयाँ दिलाई पर कोई काम नहीं आई, कोई फायदा नहीं हुआ। राजा कहते हैं, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं, मंत्री अपने राज्य व्यय से इस किसान के लड़के का इलाज कराया जाए, जो भी खर्चा होगा उसे राजकोष से दिया जाए। मंत्री ऐसा ही करते हैं। उस किसान के दोनों बेटों का इलाज राजकोष के खर्च से राज्य के वैद्य करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर वो किसान सभा में उपस्थित होते हैं और कहता है, महाराज कोई आराम नहीं, मेरा बेटा वैसा का वैसा ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे। इस पर बात चली रही थी। उसी गांव से, उसी राज्य से 2 लोग और आते हैं, पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और कहते हैं, समस्या यही होती जा रही है। सभा चली रही थी कि राज्य के सभी लोग लगभग 50% लोग राजा चकित हो गए। राजा ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई जिसमें सारे राज्य वेदों को बुलाया जाए, दूर दूर से राज वेदों को बुलाया जाए और देखा जाए ऐसी इसमें क्या समस्या है। हमारे राज्य के सभी नए युवक बूढ़े दिखने लगे हैं, इस पर पूरा रिसर्च किया जाए। राजा का सख्त आदेश था, सभी मंत्रियों को और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। पूरे राज्य की छानबीन करके सबके घर का पूरा पता किया जाए। अब वैद्यों को बुलाया गया, जितने भी ज्ञानी वैद्य थे सबको बुलाया गया।
फिर एक आपातकालीन बैठक में सारे वेदों से विचार विमर्श किया। राजा बोले, वैद लोग, आपके पास 10 दिन का समय है। इस 10 दिन के समय में आप पूरे राज्य के एक एक घर में एक एक बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से ऐसी बीमारियां हो रही हैं? जो भी वैद्य इस बीमारी का सही से पता करके हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, उस वैद्य को पुरस्कार के रूप पूरा एक राज्य भेंट में कर दूंगा। अब सारे राजवैद्य एकदम जुट गए, अपनी पोथी, किताब, पत्रा सब लेकर, और पूरे गांव में घर घर में ऐसे ही 10 दिनों तक छानबीन चलती रही। और फिर 11वें दिन राजा की सभा लगती है और उस सभा में सारे राजवैद्य और राज के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा राज के एक एक वैद्य से पूछते हैं। सारे राजवैद्य अपना अपना ओपिनियन देते हैं। हमने तो बहुत छानबीन की, हमें छानबीन के हिसाब से दवाइयाँ और इलाज भी किया, लेकिन किसी को फायदा नहीं हुआ, आराम नहीं आया। और उसमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है। वह बहुत बुजुर्ग था, उसकी उम्र लगभग 125 से 130 साल की थी। उसने कहा, जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से, जो हमारा निष्कर्य निकला उसके हिसाब से, जो यहाँ का रहन सहन है, यहाँ का खाना पीना है, उसमें कुछ न कुछ दिक्कत है। इसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन इसका हमारे पास कोई सटीक जवाब नहीं है। अब राजा उस बुजुर्ग वैद्य की बात को सुनकर असमंजन में हो जाते हैं। 125 साल का बुजुर्ग 125 साल का अनुभव ये बता रहा है। कुछ देर राजा सोचने के बाद कहते हैं, राजवैद्य, अब इस समस्या का समाधान आप लोग ही बताइए। सभी लोगों को ये समस्या से परेशानी हो रही है, सभी डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम भी समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं, हमारे भी बाल झड़ने लगे हैं, हमारी रानियां भी परेशान है। राज्य के सभी लोग इस परेशानी को लेकर परेशान हो रहे हैं, इसका कोई समाधान तो बताइए। फिर राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें क्षमा कीजिए, हाँ हमारे पास एक उपाय तो जरूर है। इस समस्या का समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ कर लाया जाए तो आपके राज्य के सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उसके अलावा इसका समाधान किसी और के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवैद्य जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए, जल्दी से जल्दी उस महापुरुष ज्ञानी का नाम बताइए। हम अपने राज्य में उस महापुरुष को आमंत्रित करेंगे, जिससे हमारे राज्य के लोग स्वस्थ हो सके। वह राजवैद्य कहता है, महाराज हमें तो नहीं पता कि वह कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सारे सैनिकों को सभी राज्य में भेजकर पता करा लीजिए, और वह महात्मा बुद्ध ही है। आप पता कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में उपदेश दे रहे हैं और उनके पास इस समस्या का समाधान है और किसी के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। राजा जैसे ही उस राजवैद्य की बात सुनते हैं, राजा उन 9 सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द उन महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें बड़े आदर से आमंत्रित किया जाए, लाया जाए। ये मेरा सख्त आदेश है। आपको जितनी भी सेना चाहिए, गुप्तचर चाहिए, बस आप महात्मा बुद्ध का पता लगाइए कि उनका किस राज्य में उपदेश चल रहा है। वह जरूर आएंगे, उनको हमारा आदेश भेजिए, और अगर वह नहीं आते तो हमें बताइए, मैं खुद चलूंगा महात्मा बुद्ध के पास अपनी समस्या का निवारण लेने। सारे मंत्री तुरंत चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। काफी प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, काफी दूर राज्य में महात्मा बुद्ध का पता चलता है। वहाँ महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। मंत्री वहाँ जाते हैं और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, कृपया आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, हसमुख, उनका तो एक ही उपदेश था कि हमारा पूरा भारत स्वस्थ निरोगी रहे, किसी के मन में कोई छल कपट न हो, कभी कोई दुखी न हो, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने सैनिक के मुंह से ये बात सुनते, वैसे ही महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ राज्य में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, और महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे वो भी साथ आते हैं। और फिर कुछ देर चलने के बाद, मेहनत करने के बाद महाराज के दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। महात्मा बुद्ध को राजा प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप आइए, आपका सादर आमंत्रित किया जाता है और महात्मा बुद्ध का बड़ा सम्मान किया जाता है। फिर वह महाराज
महात्मा बुद्ध से कहते हैं, गुरुवर भगवंत, आप ये प्रजा देख रहे हैं, कितनी विशाल प्रजा है, बड़ी हसमुख प्रजा थी, बड़ी सुखी प्रजा थी, पर आज इन पर बड़ी भारी आपत्ति आ रखी है। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई तो जान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। कृपया आप ही इनकी समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा की पहले से प्रशंसा सुन चुके थे। महात्मा बुद्ध राजा के विचारों से प्रभावित होकर मुस्कुराते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्यों नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यह कोई समस्या नहीं है, ये समस्या अपने आप वाले ही है। ऐसी बात सुनकर राजा मुस्कुराता है, इतनी बड़ी समस्या है और आप हमारे भगवान। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कोई समस्या नहीं है। राजा कहते हैं, ठीक है भगवान, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप इस प्रजा को ठीक करिए। अब महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस चेले की तरफ इशारा करते हैं। चेला कहता है, ठीक है राजा, आप एक ऐसा स्थान दे दीजिए जहाँ आपके राज्य के सभी लोग एकत्रित हो सके, जहाँ का खुला वातावरण हो, जहाँ प्रकृति की धूप आती हो, जहाँ प्रकृति की सारी हवाएं आती हो, सुनहरा माहौल हो। मैं कल से रोज सुबह 4 बजे लोगों को उपचार देना शुरू कर सकूं। लेकिन आप अपने राज्य में एक आदेश और लागू कर दीजिए। सब उस स्थान पे आपके पूरे राज्य के और आप सभी लोग उपस्थित होंगे और वहाँ पर सभी को उपदेश देना शुरू हो जाएगा। वह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिनों में एक एक उपदेश दिया जाएगा और 12वें दिन जो आपकी पूरी प्रजा है स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य की यह बातें सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में? राजा कहता है, ठीक है, जो भी खर्चा आएगा हमारे राजकोष से दिया जाएगा। फिर वो शिष्य कहता है, महाराज कोई खर्चा नहीं आएगा, आप निश्चित रहिए। सिर्फ अपनी प्रजा में यह आदेश कर दीजिए और सख्त आदेश करा दीजिए, जो सुबह 4 बजकर उठकर यहाँ नहीं पहुँचेगा उसे दंड दिया जाएगा। अब राजा के पास महल थे, बहुत सारे अच्छे सुंदर बाग थे, बगीचे थे, स्थान थे। अब 2 राजा ने मिलकर एक स्थान निर्धारित किया और राजा ने एक आदेश लागू किया और कहा, कल सुबह 4 बजे सभी उस स्थान पर आएंगे और हम भी आएंगे और महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनेंगे, विचारों को सुनेंगे और जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उनके बातों का पालन करेंगे और हमारे सारे गुजर सबके घर की निगरानी करेंगे और जो भी हमारे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे पूरी सभा के सामने दंड दिया जाएगा। फिर सारी प्रजा प्रणाम करती है और कहती है, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। उस दिन की सभा यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध का प्रवचन शुरू होने वाला था। उसमें उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहाँ पर 4 बजे सबको आना था। तो महात्मा बुद्ध 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस राज्य के सारे लोग सुबह 4 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ महात्मा बुद्ध पहला उपदेश देते हैं, पूरी सभा को संबोधित करते हैं और अपने शिष्यों को इशारा करते हैं और कहते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य अपने स्थान से खड़ा होता है और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग सुबह 4 बजे उठेंगे, क्योंकि सुबह के जो 4 बजे होते हैं ब्रह्मा मुहूर्त होता है। इसलिए कहते हैं कल से सुबह 4 बजे उठकर 3 गिलास पानी गुनगुना करके आलती पालती करके बैठना है और पानी के 3 गिलास मिट्टी के बर्तन से थोड़ा थोड़ा करके पीना है, मतलब सिप सिप करके पीना है। कल सुबह एक चीज फॉलो करना, जो भी इस चीज को फॉलो नहीं करेगा तो आराम नहीं आएगा। महात्मा बुद्ध का ये पहला उपदेश था। उस उपदेश का सब लोग पालन करेंगे और फिर आपको कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल उस उपदेश का सब पालन करेंगे। सभा यहीं पर समाप्त होती है। फिर अगले दिन सभी लोग समय से वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध का शिष्य कहता है, आप सभी में से कल का उद्देश्य का पालन कितनों ने किया? फिर वहाँ पे सभी लोगों ने हाथ उठाया और कहा, हम सभी ने इसका पालन किया और आज हमें बहुत आराम मिला और हमारा पेट सही से साफ हुआ, शरीर हमारा हल्का फुल्का लग रहा है, हमें स्वस्थ महसूस हो रहा है। अब महात्मा बुद्ध का जिससे दूसरा उपदेश सुनाता है, बताता है सबको दूसरा उपदेश से जो करना है, सबको टहलने जाना है। क्या करना है? सबको मॉर्निंग वॉक करना है। अपने अपनी उम्र के हिसाब से कम 2 से 3 किलोमीटर चलना है। उसमें जो नौजवान है वह दौड़ेंगे और जो नॉर्मल नौजवान है
मतलब 40 से 50 उम्र वाले, उनको चलना है, थोड़ा तेज चलना है। जो चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम चलना है। जो दौड़ सकता है वह दौड़ेंगे अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर, ज्यादा हो सकता है कम नहीं। फिर आज की जो सभा है वह खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन सभा स्टार्ट होती है और सब लोग आते हैं। सबसे पहले शिष्य पूछता है 2 दिन का नियम फॉलो किया? फिर सब लोग हाथ उठाते हैं। फिर शिष्य कहता है आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं थी। फिर शिष्य कहता है अब सब लोग योगा करेंगे, लेकिन जो आप योगा करेंगे उसमें 2 तरह योगा को जरूर शामिल करेंगे। पहला कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। सबको कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक सब लोगों को करना है और रोज करना है। फिर आज की सभा समाप्त हो जाती है। फिर अगले दिन की सभा चालू होती है। फिर सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। सारे लोग उपस्थित होने के बाद दिनचर्या पूछी जाती है, इसने कितना फॉलो किया? सबने सबको ऐसा कहा अब तो हमको ऐसा लग रहा है हमें कोई बीमारी नहीं थी, हमें अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना नहीं पड़ता, हमारी 4 बजे अपने आप आँख खुल जाती है। अब महाराज बड़े खुश हुए, भैया इतना बड़ा चमत्कार, बिना पैसे से हमारे प्रजा ठीक हो रही है। महाराज खुश होकर फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं, आप हमारे राज्य में ही रहिएगा, जाइएगा नहीं। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं। फिर वह कहते हैं सबको योगा प्राणायाम सब कुछ हो जाने के बाद अब सब लोग क्या करेंगे? अगला काम जो करेंगे 300 ग्राम सेब खाएंगे। कितना खाएंगे? 300 ग्राम। सबको सेब खाना है, ज्यादा खा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम 250 से 300 ग्राम तो खाना ही है। सेब खाने के बाद जो कोई भी काम करना है आप अपनी रोज की दिनचर्या का काम करना है। फिर अगले दिन का उपदेश आता है। फिर अगले दिन सबसे पूछा जाता है सबको कितना आराम है? सभी लोग कहते हैं हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। फिर वो शिष्य कहता है नहीं, अभी तो आधा बाकी है, अभी तो रूल फॉलो करना है। अभी तो पूरे रूल को फॉलो करोगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा तो छूमंतर हो जाएगा, मर्दाना ताकत हमेशा पास रहेगी, हमारे महात्मा बुद्ध की तरह सभी के चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर शिष्य अगला उपदेश बताते हैं अब आपको फुल डाइट लेनी है, आप सबको पेट भरकर खाना खाना है। अब फुल डाइट में आपको क्या क्या खाना है वो शिष्य बताते हैं। सबको रोटी खानी है, मल्टी ग्रेन रोटी, मिक्स आटे की रोटी। मिक्स आटे की रोटी क्या होती है? जो बाजरा, सावा, माका, रागी और चना, इन 5 चीजों का मिक्स आटा होगा जिसकी आपको रोटी बनानी है और उसकी रोटी खानी है। और एक कटोरी दाल जिसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लेना और 1 कटोरी में मिक्स सब्जी या हरा साग। सीजन वाली सब्जी खानी है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खानी है क्योंकि वह सब्जियां स्टोर की गई होती है, वो नुकसान देती है। जो भी साग सब्जी खानी है सीजन वाली खानी है। और 1 कटोरी ब्राउन चावल या उबला हुआ चावल अपने स्वाद अनुसार खाना है। डाइट में क्या खाना है? मिक्स आटे की रोटी, 1 दाल हो गई या साग हो गया सीजन अनुसार, और चावल आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। ये सब खाने के बाद ठीक आधे घंटे बाद आपको दही खाना है, 1 कटोरी दही, 200 ग्राम दही खाना है। खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद दही खाते हो तो जो आपका खाना है सब आसानी से पच जाएगा क्योंकि दही में लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे खाने को पचाता है और हमारे लीवर को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब यह आज का उद्देश्य है, कल इसको सब फॉलो करेंगे। फिर सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और सब लोग उद्देश्य का पालन करते हैं। फिर अगले दिन की सभा होती है, सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सब लोगों से पूछा जाता है सबको कितना आराम है? अब सब लोग कहते हैं अरे भगवान हमें तो कोई बीमारी नहीं थी, हम तो संपूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, हमें तो कभी लगता ही नहीं था कि हम बीमार भी थे। महाराज और खुश हो गए। राजा कहते हैं अरे वाह, ये तो खाने से सब ठीक हो गए, खाने से सब बीमारियां ठीक हो गई। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है सबका मोटापा भी अपने आप चला जाएगा। फिर शिष्य कहता है क्योंकि अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो इतना ही है, आगे की ओर सुनिए। अब शिष्य सबसे पहले ये बताता है, आप एक बात और नोट करना, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना।
खाइए या पीजिए। कहने का अर्थात यह है कि अगर हम कोई भी लिक्विड पीते हैं तो हम उसको खाने के आधे घंटे से 1 घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे बाद ही लेंगे। खाना खाते समय हमें एक घूंट भी पानी नहीं पीना है। इस बात को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर वे बताते हैं शाम को क्या करना है। सबको 1 प्लेट सलाद लेनी है, क्योंकि सबको कई 4 से 5 बजे के बीच भूख लगती है। इसलिए आप सभी लोगों को शाम को 1 प्लेट सलाद लेनी है। अब सलाद ना खाना है, जैसे किसी का 50 किलो वजन है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद खाना है। किसी का 60 किलो वजन है तो उसे 300 ग्राम, किसी का 70 किलो वजन है तो उसे 350 ग्राम, किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद लेना है। अब सलाद में क्या क्या लेना है? सलाद में होगा गाजर, मूली, चुकंदर, टमाटर और 1 टुकड़ा अदरक का होगा। 2 से 3 कली लहसुन की होगी और काला नमक, भुना हुआ जीरा या सिका हुआ जीरा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। जैसा बताया 4 से 5 बजे के बीच 1 प्लेट सलाद खाना है। फिर उस दिन की सभा समाप्त होती है। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं और जैसे जैसे बताया उन नियमों का पालन करते हैं। फिर वे अगले दिन सभा में आते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपको कैसा लग रहा है, आपको अपना शरीर कैसा लग रहा है। सब लोगों के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान और सब लोगों का चेहरा ऐसे चमक रहा था कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि इनकी बढ़ती उम्र थम सी गई है, इतना एहसास हो रहा था। फिर वो राजा बड़े खुश होते हैं, बच्चा खुशी खुशी सब कुछ उत्तर दे रही है। फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। धन्य हो भगवान, आपने तो खाने से सब लोगों को ठीक कर दिया। फिर वो शिष्य कहता है महाराज रुकिए, अभी तो और उपदेश बाकी है। अभी मैं सारे उपदेश बता दूंगा तो हमारे भगवान की तरह कोई बीमार नहीं होगा, किसी को बुढ़ापा ही नहीं आएगा। फिर राजा कहते हैं जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, हमें सारी बातें सुनने की बड़ी इच्छा है। मैं भी अपने आप को इतना स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ जैसे कोई बीमारी ना हो। मैं अभी 16-17 साल का हूँ। फिर इससे बताते हैं अब आपको रात को क्या करना है। रात को सबको क्या करना है, सूर्य डूबने से पहले सबको खाना खा लेना है। अब सूर्य डूबने के बाद खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन शक्ति धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में खाना देरी से पचता है, इसके कारण हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बन जाती है। अब रात को खाने में क्या खाना है? जो पहले बताया मल्टीग्रेन आटे की रोटी और सब्जी सीजन अनुसार। जो खाना खाना है सिर्फ थोड़ा सा खाना खाना है, पेट भरकर नहीं खाना है। खाना खाने के बाद फिर सबको 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध पीना है। उसमें 3 ग्राम हल्दी डालकर पीना है। हल्दी शुद्ध घर की होनी चाहिए, बाजार की नहीं। फिर आपको सोने जाना है। सोने जाना है दूध पीने के 1 घंटे बाद सोने जाना है। ऐसा नहीं करना कि अभी आपने दूध पिया और आप सोने चले गए, ऐसा नहीं करना। दूध पीने के 1 घंटे बाद सोने जाना। आप सभी को ये बातें फॉलो करनी है। फिर आज की सभा खत्म होती है, फिर कल की सभा शुरू होती है। फिर वह शिष्य कहता है आप सभी को वर्तमान काल में जीना है, भूत भविष्य काल में नहीं जीना है। जैसे एक बच्चा रहता है ना, उसे किसी बात की टेंशन नहीं होती, खेलता है, खाता है, पीता है, मस्त रहता है, वैसे ही रहना है, किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। आज जो हमारे पास है उसमें खुश रहिए। भविष्य में क्या होगा उसकी टेंशन मत कीजिए। जो आज से सभी उद्देश्यों का पालन करेगा, उन सभी नियमों को फॉलो करेगा, वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। सब नियम का पालन करेंगे। फिर 1 महीने के बाद यहीं पे सभा लगेगी, फिर सब लोग यहीं पर इकट्ठा होंगे। समय बीत गया। 1 महीने बाद महात्मा बुद्ध महाराज के दरबार में पहुँचते हैं। महाराज दौड़ते हुए महात्मा बुद्ध के पास और उनका आदर सम्मान करते हैं। कहते हैं गुरुवर आइए, ये राज्य तो आपका है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं बताइए आपका राज्य कैसा है? महाराज कहते हैं भगवान आपने जो उद्देश्य दिए उसे तो हमारी प्रजा ऐसी लग रही है जैसे कि सबका बुढ़ापा रुक गया। 60 साल का व्यक्ति भी 18 से 20 साल का लगने लगा। सब हट्टे कट्टे हो गए। हमारे राजवैद्य तो बैठकर आराम कर रहे हैं, किसी को कोई दवा की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारी प्रजा बड़ी खुश है और आपके दर्शन करना चाहती है। फिर वह सभा शुरू होती है। महाराज और राज्य के सभी लोग महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं आयुष्मान भव। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।